हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। All students who have already joined the live class, please confirm quickly your audio video is okay। कर देंगे कंफर्म क्विकली। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन के लिए। Your audio video is okay। तो चलें शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा डिस्कशन प्रीवियस सेशन से इन कंटिन्यूएशन है। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। इट इज नॉट चैप्टर नंबर 1 मॉड्यूल ए के अंदर। ये रिमिटेंसेस को लेता हुआ चैप्टर है। चैप्टर 2 में हम रिमिटेंसेस और एलआरएस इन दोनों को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले सेशन में हमने जो बेसिक डेफिनेशंस थी फेमा की इंपॉर्टेंट जो इनके साथ रिलेटेड थी वो की थी, और साथ में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रहे ये हमारी बेस बिल्डिंग क्लास है जिसमें हम पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं फिर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लास्ट सेशन के अंदर हमने क्वेश्चंस को शुरू कर लिया था, लेकिन बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्टेंट हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर पाए थे लास्ट सेशन के। तो अभी पहले हम लास्ट सेशन के कॉन्सेप्ट से बेसिस जो क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे और फिर हम अगले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। अगर आपने प्रीवियस सेशन को वॉच नहीं किया तो पहले उस सेशन को वॉच कर लीजिए और फिर इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो चले शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन हमें लगता है कि वो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन है ओपनिंग अकाउंट अब्रॉड, परचेजिंग सिक्योरिटीज अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट बाय ए फॉरेन कंपनी इन आईपीओ ऑफ एन इंडियन कंपनी। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं। 1 2 3 ऑल है, या 1 and 2 ओनली है, या 2 and 3 ओनली है, या 1 and 3 ओनली है। तो अगर आपने प्रीवियस सेशन को जिसमें बेसिक्स डिस्कस किए गए थे उसको अच्छे से देखा है तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए कोशिश करिए व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो थोड़ा इसको लंबा बना दिया गया, थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया गया है। तो आपको चूज करना है इन 3 जो स्टेटमेंट्स है, इन 3 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट आपको लगता है कि वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शैल बी द आंसर। देख लेते हैं एक एक करके। ओपनिंग ऑफ अकाउंट अब्रॉड, तो इससे तो एसेट क्रिएट हो रहा है, तो ये तो कैपिटल अकाउंट का ट्रांजैक्शन है। परचेजिंग सिक्योरिटीज अब्रॉड, तो ये भी कैपिटल अकाउंट का ट्रांजैक्शन है। फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करती है इंडिया के अंदर, तो ये भी कैपिटल अकाउंट का ट्रांजैक्शन है। सो दैट मीन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Current account transaction means a transaction other than capital account transaction, and it includes number 1 payments connected to trade, interest on loans and income on investment, expenses connected to travel, family maintenance, medical treatment, investing in subsidiary company abroad। तो यहाँ पे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस हमें बताई हैं कि उसमें क्या क्या ट्रांजैक्शंस इंक्लूडेड हैं। तो हमने आंसर ये प्रोवाइड करना है कि ये जो 6 ऑप्शंस 6 स्टेटमेंट्स दी हैं इनमें से करेक्ट कौन कौन सी हैं। 1 to 6 ऑल करेक्ट, 1 2 3 4 5 ओनली करेक्ट, 2 3 4 5 6 ओनली करेक्ट, या 1 3 4 6 ओनली करेक्ट। तो इनमें से करेक्ट कौन कौन सी बनती हैं, तो ये आंसर हमने प्रोवाइड करना है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। एक बार फिर से ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन बन गया है, डिफ़िकल्ट भी बन गया है, लेकिन अगर आपने पिछले सेशन को बहुत केयरफुली वॉच किया है और उसके नोट्स भी साथ में बनाए हैं
जब आप नोट्स बनाते हैं तो उसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर बन जाती है। तो देखें कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जो करंट अकाउंट में क्लासीफाई हो सकती हैं। पेमेंट कनेक्टेड टू ट्रेड, ये करंट अकाउंट है। लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिला या इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम हुई, ये भी करंट अकाउंट है। एक्सपेंसेस कनेक्टेड टू ट्रेवल, ये भी करंट अकाउंट है। फैमिली मेंटेनेंस, ये भी करंट अकाउंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट, ये भी कैपिटल करंट अकाउंट है। इन्वेस्टिंग इन सब्सिडरी अब्रॉड, ये इन्वेस्टमेंट का मामला आ गया, इससे तो आउटसाइड द कंट्री एसेट क्रिएट हो रहा है। तो दिस वन इज कैपिटल अकाउंट। तो दिस मीन 1 2 3 4 5 ये हमारी करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस हैं। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाता है। A parent is remitting funds to dependent son or daughter abroad towards education expenses. It falls under। सो एक पेरेंट है वो फंड्स भेज रहा है अपने डिपेंडेंट सन या डॉटर को फॉर एजुकेशन एक्सपेंसेस। ये कैपिटल अकाउंट है, ये सेविंग अकाउंट है, ये करंट अकाउंट है, ये रिजर्व अकाउंट ट्रांजैक्शन है। तो इस ट्रांजैक्शन को कहाँ क्लासीफाई करेंगे? Where this transaction will be classified? ये ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट का ट्रांजैक्शन नहीं बनता है क्योंकि एक्सपेंसेस को मीट करना है। तो अगर ये कैपिटल अकाउंट का ट्रांजैक्शन नहीं बनता है तो इट मींस इट इज ए कैपिटल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा। नो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शैल अक्वायर, होल्ड, ओन, पोजेस or transfer any foreign exchange or foreign security or any immovable property situated outside India unless it was acquired while being non-resident। ये जो प्रोविजंस हैं फेमा के किस सेक्शन के हैं? सो कोई भी पर्सन जो इंडिया में रेजिडेंट है वो आउटसाइड द कंट्री अक्वायर नहीं कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता, ओन नहीं कर सकता, पोजेस नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता अनलेस ही वॉज NRI जब इनको अक्वायर किया गया था। तो ये प्रोविजंस हमने बताना है फेमा के किस सेक्शन के हैं। फ्रेंड ये फेमा का है सेक्शन नंबर 4। तो सेक्शन 4 के ये प्रोविजंस हैं। तो सेक्शन 4 में ये रिस्ट्रिक्शंस हैं रेजिडेंट्स के ऊपर, लेकिन मैंने बताया था आपको बेस करते समय कि कुछ एक्सेप्शंस अवेलेबल हैं लिबरलाइजेशन के समय से। सेक्शन 6 ऑफ फेमा प्रोवाइड्स दैट, फेमा का जो सेक्शन नंबर 6 है वो किसके बारे में बात करता है? ओनली बैंक्स कैन सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज। एनी पर्सन मे सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम ऑथोराइज्ड पर्सन। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस आर प्रोहिबिटेड। सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज इज लिमिटेड टू नॉन रेजिडेंट्स ओनली। सो फेमा का जो सेक्शन नंबर 6 है इनमें से किसको प्रोवाइड करता है? तो केयरफुली रीड करें सारी ऑप्शंस को और आंसर प्रोवाइड करें। यस आप चाहें तो अपने नोट्स को भी देख सकते हैं जो आपने बनाए थे व्हेन यू हैड वॉच्ड दिस वीडियो। अगर आप नोट्स बनाते हैं वीडियो वॉच करते समय तो बेस्ट प्रेपरेशन आप कर रहे होते हैं। सो सेक्शन 6 जो है वो कहता है अगर किसी पर्सन ने फॉरेन एक्सचेंज सेल करना है या ड्रॉ करना है तो थ्रू ऑथोराइज्ड पर्सन ही पॉसिबल है। तो दैट मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Any person other than AP who has acquired or purchased foreign exchange does not use it for such purpose or does not surrender it to authorized person with specified period if such foreign exchange is not used or uses foreign exchange so acquired for any other purpose not permissible under the act, तो he shall be deemed to be, तो क्या माना जाएगा उसको? और ये कौन सा सेक्शन है फेमा का?
अगर हम अथोराइज्ड पर्सन को छोड़ दें, उसके अलावा कोई भी दूसरा पर्सन अगर फॉरेन एक्सचेंज को परचेज करता है लेकिन उसको यूज नहीं करता जिस पर्पस के लिए परचेज किया, या उसको सरेंडर नहीं करता जो गिवन टाइम पीरियड है उसके दौरान, तो क्या माना जाएगा? शैल बी डीम्ड टू बी। और ये प्रोविजन किस सेक्शन के अंदर है? तो हमने दो क्वेश्चन हैं, दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिनके आंसर प्रोवाइड करने हैं। ऑप्शंस हमारे पास हैं, हैव कमिटेड ए क्राइम, सेक्शन है 8 सब सेक्शन है 3, एंगेज इन अ लीगल ट्रांजैक्शन सेक्शन है 5 सब सेक्शन 7, हैव कमिटेड कॉन्ट्रावेंशन और प्रोविजन है सेक्शन 10 सब सेक्शन 6 के, बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम लीगल एक्शन सेक्शन 12 है सब सेक्शन 2 है। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसमें प्रोवाइडेड है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए? So what shall be answer to question number 8? सो क्वेश्चन नंबर 8 में प्रोविजन है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो माना जाएगा कि उसने एक्ट को कॉन्ट्रावीन कर दिया है। सो हैव कमिटेड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, और ये सेक्शन है 10 सब सेक्शन 6। तो ये हमारा ऑप्शन आंसर है। तो ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने उल्लंघन कर दिया है इस एक्ट का। टू सिक्योर कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट मींस FEMA, RBI may give to authorized person any direction with regard to making payments or desist from doing an act relating to foreign exchange or foreign security, with regard to furnish such information in such manner as it may deem appropriate, with regard to failure of furnishing such information or filing any return, impose penalty। सो पेनल्टी का अमाउंट कितना होगा, और कंटिन्यू होता है अगर वो कॉन्ट्रावेंशन तो फिर पेनल्टी का अमाउंट एवरी डे का कितना होगा। तो यहाँ पे FEMA के मुताबिक हम RBI की पावर्स की बात कर रहे हैं। सो अगर कोई अथोराइज्ड पर्सन कॉन्ट्रावीन करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है, उस मैनर में प्रोवाइड नहीं करता जैसे कि मांगी गई है, तो माना जाएगा कि उस पर्सन ने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया है। तो उसकी पेनल्टी कितनी होगी ये हमने बताना है। तो 5000 की पेनल्टी होगी, 1000 रुपया पर डे एडिशनल होगा। 2000 की पेनल्टी होगी, 500 एडिशनल होगा। 10,000 की पेनल्टी होगी, 2000 एवरी डे एडिशनल होगा। 8000 की पेनल्टी होगी, 1500 एवरी डे एडिशनल पेनल्टी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा आंसर हमारा अप्रोप्रिएट बनता है? सो देखिए क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। व्हाट इज अप्रोप्रिएट आंसर? तो ये पेनल्टी 10,000 रुपये की है और 2000 हर दिन के लिए एडिशनल पेनल्टी होगी कॉन्ट्रावेंशन अगर कंटिन्यू करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सिक्योर कंप्लायंस विद प्रोविजन ऑफ एक्ट RBI में गिव अथॉराइज्ड पर्सन डायरेक्शन टू मेक पेमेंट और डिजिस्ट फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को FEMA में पावर मिला हुआ है कि वो पेनल्टी इंपोज कर सकता है। ये जो प्रोविजंस हैं FEMA के किस सेक्शन में हैं? तो अभी जो 9 नंबर क्वेश्चन हमने देखा था उसमें पेनल्टी के प्रोविजंस थे, वो प्रोविजंस हमने बताना है FEMA की किस सेक्शन में थे। तो व्हाट इज दैट सेक्शन ऑफ FEMA? सेक्शन 5 है, सेक्शन 8 है, सेक्शन 11 है या सेक्शन 13 है? तो हमने बताना है उस सेक्शन का नंबर जिसके वो प्रोविजंस हैं। तो वो सेक्शन है नंबर 11। सो सेक्शन 11 में इन पेनल्टीज के प्रोविजंस हैं जिसमें 10,000 बेसिक पेनल्टी है और 2000 पर डे का पेनल्टी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनी पर्सन कॉन्ट्रावीन्स एनी ऑफ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी रूल
regulation or notification shall upon adjudication be liable to pay penalty up to thrice the amount involved in such contravention where such amount is quantifiable। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावीन्स एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट मीन्स फेमा और कॉन्ट्रावेशन ऑफ एनी रूल रेगुलेशन और नोटिफिकेशन शेल अपॉन एडजुडिकेशन। तो जांच करने के बाद अगर ऐसा पाया गया कि किसी पर्सन ने कॉन्ट्रावेंशन किया है तो पेनल्टी कितने गुना होगी अगर अमाउंट क्वांटिफाइएबल है, अगर उस कॉन्ट्रावेंशन का अमाउंट क्वांटिफाइएबल है। तो सेक्शन 13 फेमा के अनुसार वो पेनल्टी कितनी होगी? सो वो पेनल्टी होगी ट्वाइस, 4 टाइम्स, थराइस और 5 टाइम्स। वैसे मैंने आंसर आपको बता दिया है। इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन इमीडिएटली। तो वो पेनल्टी होगी अप टू 3 टाइम्स थराइस। तो किन केसेस में? जहां अमाउंट क्वांटिफाइएबल है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। एनी पर्सन कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी रूल और रेगुलेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को। एनी पर्सन कॉन्ट्रावीनिंग एनी प्रोविजन ऑफ फेमा or contravention of any rule, regulation or notification shall upon adjudication be liable to pay penalty up to how much amount where contravention is not quantifiable। तो जहां क्वांटिफिकेशन नहीं किया जा सकता उस उल्लंघन का, तो उस केस में पेनल्टी का अमाउंट कितना होगा? सो इट विल बी ₹150 लाख, 250 लाख, 2 लाख या 3 लाख। तो आसान सा आंसर है। तो यहाँ पे 2 लाख रुपीस तक का पेनल्टी होगा। सो दिस पेनल्टी विल बी अप टू ₹2 लाख। तो ऑप्शन आंसर हमारा बन गया है सी। तो यहाँ पे दोनों सेक्शंस को यानी दोनों प्रोविजन को हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर वो क्वांटिफाइएबल नहीं है तो पेनल्टी 3 गुना रहेगी, और अगर वो क्वांटिफाइबल है तो पेनल्टी 3 गुना रहेगी। अगर वो क्वांटिफाइबल नहीं है तो फिर अप टू 2 लाख रहेगी पेनल्टी। तो चलिए आगे चलने से पहले ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इफ लाइव क्लास एनफ टू पास द एग्जाम, तो ये जो क्लास इस समय आप एंजॉय कर रहे हैं, चाहे इसका रिकॉर्डेड वर्जन वॉच कर रहे हो या लाइव वॉच कर रहे हो, इज इट एनफ टू पास द एग्जाम? नो, इट इज नॉट एनफ, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम सिलेबस को प्रॉपरली कवर नहीं कर पाते हैं फुली। लेकिन ये क्लास बहुत यूजफुल है अगर आपको ना अपने स्कोर को इम्प्रूव करना है। तो वो स्टूडेंट जो 43, 44, 45, 41 लेके फेल हो जाते हैं, उनके पास होने की पॉसिबिलिटी बहुत इंक्रीज कर जाती है अगर आप इस क्लास को रेगुलरली अटेंड करते हो। लेकिन पास होने की गारंटी अगर आपको चाहिए तो फिर आपको पूरा सिलेबस कवर करना होगा। और इसके लिए अगर आप IIBF की बुक्स को यूज़ करते हैं तो आपके सामने कुछ कंस्ट्रेंट्स आ रही होंगी, जैसे डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हैं ये बुक्स, टाइम बहुत आपको स्पेंड करना पड़ता है इन बुक्स को रीड करने के लिए, इन बुक्स में आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं मिलते, इन बुक्स में आपको केस स्टडीज़ ऑलमोस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। इसके चलते आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाता एंड अल्टीमेटली जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव नहीं आ पाता। अगर आप अपने पास होने की पॉसिबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। प्राइस बहुत लो है लेकिन क्वालिटी को हमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। इन वीडियो लेसन में जो कॉन्सेप्ट हम आपको एक्सप्लेन करते हैं वो बहुत सिंपल करके करते हैं, जिससे आप इजीली उनको अंडरस्टैंड कर जाते हैं और बहुत क्विकली उनको अंडरस्टैंड कर जाते हैं और देर तक याद भी रख पाते हैं। यानी आपके ये दोनों प्रॉब्लम्स हमारे ये वीडियो लेसन सॉल्व कर देते हैं। हमारे केस स्टडी का पैकेज आपको बहुत सारी केस स्टडीज़ प्रोवाइड करता है विद सॉल्यूशन, तो आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। हमारे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस में का जो क्वेश्चन बैंक है उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपकी अच्छी प्रैक्टिस करवा देंगे, तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। यानी आपकी सारे इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं और आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग सक्सेसफुल उसको इम्प्रूव कर देते हैं। तो ये अवेलेबल है हमारी ऐप के थ्रू या अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के थ्रू।
सो हमारी वेबसाइट को इस सेशन के तुरंत बाद लॉग इन कर ले और देखें आपको क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है। तो इन कोर्सेज में आप जिस भी कोर्स को आपको लगता है आपको वीडियो लेसन चाहिए, अलग से केस स्टडीज चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो सारे आपको अलग अलग से मिल जाएंगे। तो उनको यूज करें और अपने पास होने की पॉसिबिलिटीज को इम्प्रूव करें। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं रिमिटेंसेस अंडर LRS, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में। तो ये एक स्पेशल स्कीम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो इस स्कीम के अंदर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस भी और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस भी, दोनों तरह की ट्रांजैक्शंस के लिए रिमिटेंसेस परमिटेड हैं। तो पहले हम बात करते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस की। सो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में हमारे पास 3 तरह की ट्रांजैक्शंस हैं। शेड्यूल 1 की ट्रांजैक्शंस हैं, शेड्यूल 2 की ट्रांजैक्शंस हैं, शेड्यूल 3 की ट्रांजैक्शंस हैं। शेड्यूल 1 की जो ट्रांजैक्शन है उनमें हम रिमिटेंस नहीं कर सकते, दे आर नॉट परमिटेड, तो वो प्रोहिबिटेड है, रिमिटेंसेस हम कर ही नहीं सकते हैं। तो वो कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए हम रिमिटेंस नहीं कर सकते। उन रिमिटेंसेस में हमारे पास पहला आता है रिमिटेंस फॉर मार्जिन्स और मार्जिन कॉल्स टू ओवरसीज एक्सचेंज और ओवरसीज काउंटर पार्टीज। तो अगर हमने कंट्री के आउटसाइड कोई सिक्योरिटीज परचेज कर रखी हैं और उनके लिए हमने सिक्योरिटीज नहीं, रादर डेरिवेटिव्स परचेज कर रखे हों, तो डेरिवेटिव्स के ऊपर हमें मार्जिन्स देने पड़ते हैं, या इवन फ्यूचर्स के ऊपर, जो फ्यूचर्स एक डेरिवेटिव है तो उनके ऊपर हमें मार्जिन देने पड़ते हैं। तो वो मार्जिन देने के लिए या जो मार्जिन कॉल्स हैं ओवरसीज एक्सचेंज और ओवरसीज काउंटर पार्टीज, उनके लिए हम रिमिटेंसेज नहीं कर सकते। तो दिस इज रिस्ट्रिक्शन नंबर 1। सेकेंड, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर्स और होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनीज अब्रॉड। सो पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स, वो हमने किस पर्पस के लिए पेमेंट है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट हमने किया है जॉइंट वेंचर्स में या होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी अब्रॉड में, तो ये पेमेंट में भी हम कमीशन का नहीं कर सकते। पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन्स, सो टेलीफोन की जो कॉल बैक सर्विसेज हैं उनके लिए भी हम पेमेंट नहीं कर सकते। रिमिटेंस टूवर्ड्स बैंड और प्रेस्क्राइब्ड मैगजीन्स, तो कुछ मैगजीन है जो बैन किए हुए हैं या प्रेस्क्राइब्ड हैं कि उनको आप नहीं परचेज कर सकते, तो उनके लिए रिमिटेंस हम नहीं भेज सकते। परचेज ऑफ FCCB इशूड बाय इंडियन कंपनी अब्रॉड, सो फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, अगर ये परचेज करने तो इस पर्पस के लिए भी हम ये रिमिटेंसेस नहीं कर सकते। रिमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाय एनी कंपनी टू विच रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल, अगर किसी कंपनी के ऊपर रिक्वायरमेंट है डिविडेंड बैलेंसिंग की, तो उस पर्पस के लिए हम डिविडेंड भी रिमिट नहीं कर सकते हैं। रिमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड्स हेल्ड इन नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट, तो अगर हमारे पास NRSR अकाउंट है उनमें जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट भी हम कंट्री के आउटसाइड रिमिट नहीं कर सकते हैं। रिमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स, रिमिटेंस ऑन परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स, लॉटरी टिकट्स को परचेज करने के लिए या रिमिट करने के लिए लॉटरी का जो मनी हमने विन किया है उस पर्पस के लिए भी रिमिटेंस नहीं किया जा सकता। रिमिटेंस ऑफ इनकम फ्रॉम रेसिंग, राइडिंग और एनी अदर हॉबी, अगर हमारी हॉबी है रेसिंग की, राइडिंग की, तो उससे जो हमारी इनकम हो रही है उसको भी हम रिमिट नहीं कर सकते। यानी ये सारे के सारे शेड्यूल 1 के ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें परमिशन नहीं है कि हम आउटसाइड द कंट्री पैसा रिमिट कर सकें, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं। एक और ट्रांजैक्शन है पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, अगर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट है
तो उसमें हम कमीशन का पेमेंट नहीं कर सकते एक्सपोर्ट्स के ऊपर। अब हम बात करते हैं शेड्यूल 2 की ट्रांजैक्शंस। शेड्यूल 2 की ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें रिमिटेंस तो परमिटेड है, लेकिन रिमिटेंस परमिशन अप्रूवल हमें किसकी लेनी पड़ेगी? हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री से। तो ये गवर्नमेंट की परमिशन है, स्टेट गवर्नमेंट इसमें नहीं आती, ये परमिशन देगी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। तो देखें ये कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं। रिमिटेंस टूवर्ड्स कल्चरल टूल्स, तो अगर कल्चरल टूर्स हैं तो उसके लिए रिमिटेंस, तो ये अप्रूवल कौन देगा? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। सो मिनिस्ट्री HRD, उसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर है, तो उसके लिए ये रिमिटेंस कल्चरल टूर के लिए ये डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा। अब इसमें यह भी ध्यान रखना है कि कौन सी पर्टिकुलर रिमिटेंस गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट परमिट करता है, बिकॉज वो क्वेश्चन भी हमसे पूछे जा सकते हैं। एडवर्टीजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया बाय स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से परमिशन चाहिए। सो फॉरेन प्रिंट मीडिया में अगर एडवर्टीजमेंट करना है किसी स्टेट गवर्नमेंट को या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को। रिमिटेंस टुवर्ड्स फ्रेट ऑफ वेसल चार्टर्ड बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कोई शिप को हायर करती हैं तो उसका जो फ्रेट है उसकी रिमिटेंस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, पेमेंट ऑफ इंपोर्ट्स थ्रू ओशियन ट्रांसपोर्ट ऑन CI बेसिस बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, अगर इंपोर्ट्स का पेमेंट करना जो ओशियन ट्रांसपोर्ट ऑन CIF बेसिस हो रहा है, वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट से अप्रूवल लेनी होगी। रिमिटेंस फॉर हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपॉन्डर्स बाय TV चैनल्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एटसेट्रा, तो अगर हायर करने हैं, हायर के जो चार्जेस हैं ट्रांसपॉन्डर्स के लिए, TV चैनल्स हों, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हों, तो परमिशन चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। रिमिटेंस ऑफ प्राइज मनी, sponsorship of sport activities abroad by a person other than international, national or state level sports bodies where amount involved exceeds $1 lakh। तो इसके लिए परमिशन लेनी होगी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के अंदर जो काम कर रहा है। तो ये रिमिटेंस है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की स्पॉन्सरशिप को रिलेटेड, तो जिसमें वैल्यू $1 लाख से ज्यादा है, तो इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हमारी शेड्यूल 1 की ट्रांजैक्शंस हो गई, शेड्यूल 2 की ट्रांजैक्शंस होंगी। तो इसके बाद हम बात करते हैं शेड्यूल 3 की ट्रांजैक्शंस। शेड्यूल 3 की ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स कर सकते हैं और वो RBI परमिट करता है, तो जिसमें RBI की पावर्स हैं। तो शेड्यूल 3 में RBI की पावर्स हैं। RBI ने अपनी पावर्स को अप टू ए लिमिटेड एक्सटेंट डेलीगेट किया है ऑथोराइज्ड डीलर्स को, यानी RBI के बिहाफ के ऊपर इन रिमिटेंसेस के लिए जो शेड्यूल 3 की रिमिटेंसेस हैं, तो ऑथोराइज्ड डीलर अपने लेवल के ऊपर वो रिमिटेंसेस विदाउट RBI परमिशन, क्योंकि वो जनरल अथोराइजेशन है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू द ऑथोराइज्ड डीलर्स, तो उन ट्रांजैक्शंस के लिए रिमिटेंस प्रोवाइड हो सकती हैं। फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी सारी रिमिटेंसेस बनती हैं। आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को यूज़ कर लें, तो वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर दें, वहीं पे हम आपको आंसर प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं। आज का सेशन अगर आपको यूजलेस लगा यानी यूजफुल नहीं लगा तो उसको डिसलाइक ज़रूर करके जाएं, लेकिन अगर वो यूजफुल लगा तो फिर लाइक करने में संकोच ना करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो YouTube अपने लेवल के ऊपर और बहुत सारे स्टूडेंट्स को उस सेशन को दिखाने की कोशिश करता है, यानी आपके लाइक करने से दूसरे और स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो जाता है।
आप पर्सनल तौर के ऊपर इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स कोलीग्स के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी बहुत सारी क्लासेस आपकी मिस हो रही होंगी क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलते। अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिले तो सब्सक्रिप्शन के साथ बेल आइकन को ज़रूर पुश कर देना। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन को अब हम वाइंड अप करेंगे। जो शेड्यूल 3 की ट्रांजैक्शंस हैं, क्योंकि ये बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं, इस सेशन में पॉसिबल नहीं है, तो इनको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। और नेक्स्ट सेशन में हमने इस सेशन में जो शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 की ट्रांजैक्शन डिस्कस की हैं उनके क्वेश्चंस और फिर शेड्यूल 3 के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।